Hello everyone. In last video we had learned about forces in types of various types of forces, balanced force, unbalanced force. Now in this video we will learn about Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. By observing the motion of an object on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. Newton further studied Galileo's idea on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object. The first law of motion is stated as an object remains in state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until an external unbalanced force is applied on it. सपोज फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है. अगर ये बॉल रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगा. ये मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया में समझाया था, क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्ट थे उन ऑब्जेक्ट को एक वरदान मिला हुआ है. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, कहा था मैंने आपको कि वो रेस्ट में ही तो रेस्ट में रहेंगे, अगर वो मोशन में ही तो मोशन में रहेंगे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. अनेबल टू चेंज इट्स पोजीशंस. पर कब तक नहीं करेंगे? जब तक उनके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा. अगर ये बॉल को मैं किक करूंगी तो ही ये रेस्ट कंडीशन में से मोशन में आएगा. उसके बाद अगर ये मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन वो जैसे ही ग्राउंड के ऊपर आएगा तो ग्राउंड एक एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगा, मोशन में से वापिस रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा. एक बेहतरीन एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा स्टोन है जिसके ऊपर यहाँ पे फोर्स, ये रेस्ट कंडीशन में है, ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो बॉल है सेकंड कंडीशन में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल के ऊपर, और वो यूनिफॉर्म मोशन में है. ऑब्जेक्ट इन मोशन एक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एंड सेकंड कंडीशन है ऑब्जेक्ट इन मोशन. अब देखो दोनों कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है. यहाँ से स्टोन के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ और यहाँ पे भी बॉल के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ, दोनों की पोजीशन चेंज हो गई. स्टोन मोशन में आ गया और बॉल स्टॉप हो गया. आज हमें पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता रही हूँ. एक फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, वो क्या है उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ. तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, मोमेंटम पहले है. द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड वेलोसिटी. कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसकी मास एंड वेलोसिटी को प्रोडक्ट ले लो, मल्टीप्लाई ले लो, तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट हैवियर है, उसका मास ज्यादा है, तो मोमेंटम ज्यादा मिलेगा. सपोज बुलडोजर है तो वो स्लाइड जो स्लोप होता है वहां से आ रहा है, तो बुलडोजर जो है उसकी वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है, पर लेकिन उसकी वेलोसिटी भले ही कम हो, तो मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, तो उसका प्रोडक्ट आपको हाई मिलेगा मास की वजह से, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. बुलडोजर नहीं है तो ट्रक ले लो. तो सिमिलरली अगर वही ट्रक स्टॉप है, रेस्ट कंडीशन में ही, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. भले ही उसका मास ज्यादा है, लेकिन जीरो मल्टीप्लाई एनी क्वांटिटी आपको आंसर जीरो मिलेगा, यानी कि वहां पे आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं मिलेगा. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर हो जाएगा. उसके बाद यूनिट की बात करते हैं हम, तो मास का यूनिट है केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसलिए मोमेंटम का यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड. मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द वेलोसिटी. उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी. सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स भी इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया, तो वहां पे आपको मोमेंटम ज्यादा मिलेगा. लेकिन
ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां पे आपको मोमेंटम कम मिलेगा। क्लियर? तो ये मोमेंटम पढ़ लिया आपने। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। तो उसका स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर लेस फोर्स है तो उसका इम्पैक्ट भी लेस होगा, अगर फोर्स ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देके मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिग ब्रो है उसने जो स्मॉल ब्रो है उसको लिटिल फोर्स अप्लाई किया, इसलिए उसकी मूवमेंट भी लिटिल हुई। अब देखो ये जो चश्मिश ब्रो है, बिग ब्रो है, उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया और उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा हुई। सेकंड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, अगर लिटिल फोर्स अप्लाई कर रही हो तो उसका डिस्टेंस भी स्मॉलर कवर हुआ, लेकिन यहाँ पे मोर फोर्स अप्लाई कर रही है तो उसका डिस्टेंस भी मोर कवर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब मैं आपको मैथमेटिकली उसको प्रूव करके दिखा रही हूँ सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है वो। तो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है एम, उसके बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ एफ, तो टी टाइम के अंदर उसका मास तो एम ही रहेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और टी टाइम में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया आपने तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन में मास सेम, इनिशियल वेलोसिटी यू, सेकंड में मास सेम रहेगा और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी। तो चेंज इन मोमेंटम आप क्या लिखोगे? तो द चेंज इन मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम क्या है फ्रेंड्स आपका? P1, यहाँ पे P1 मिलेगा। सेकंड मोमेंटम है P2, तो आपको चेंज मोमेंटम में चेंज मिलेगा P2 माइनस P1। क्लियर? उसके बाद मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो सेकंड केसेस में मास m है एंड वेलोसिटी v है। सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन में आपका मास m है एंड वेलोसिटी है u। तो जब चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू m कॉमन निकाल लेते हैं हम, v माइनस यू मिलेगा। उसके बाद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट यानी कि कुछ भी नहीं, डिवीजन में आपको t लिखना है, टाइम लिखना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई t। टाइम से ज्यादा आ जाएगा, रेट लिखा हुआ है इसलिए। और ये कितना है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स आपके पास एफ है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन निकाल देते, तो आपको कुछ भी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट लिख देते हैं कि एफ इज इक्वल टू के इंटू एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं एफ इज इक्वल टू के इंटू एम, और ये किसकी फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आना। तो आपके पास फोर्स की फॉर्मूला आ गई के एम इंटू ए। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ 1 न्यूटन और मेरा एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे फोर्स मैंने अप्लाई किया 1 न्यूटन। सपोज मेरा मास है ऑब्जेक्ट का 1 kg और एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू के इंटू एम ए। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप कर लो, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 1, और वो वैल्यू आप फॉर्मूला में रख देंगे तो एफ इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एम इंटू ए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स, इसके ऊपर से मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो साइंटिस्ट न्यूटन के नाम के ऊपर से आप न्यूटन भी कह सकते हो। उसका सिंबल है कैपिटल एन से उसको हम डिनोट करेंगे।
फ्रेंड्स, मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस. कैसे? तो देखो, F इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी लिखा था. ये वाली फॉर्मूला अगले F इंटू टी इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू लिख सकते हो आप. पहले मैंने यहाँ पे डिराइव किया था, उस टाइम पे लिखा था. सपोज फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. इट मीन्स F इज इक्वल टू 0. तो F की वैल्यू 0 ले लो तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, दैट मीन्स एम वी इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा. एम कैंसल तो v इज इक्वल टू यू. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितनी ही उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी. अगर आप u इज इक्वल टू 0 ले रही हो तो आपका v इज इक्वल टू भी 0 होगा. इट मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. उसके बाद मैं आपको सेकंड लॉ के ऊपर से एक बेहतरीन एग्जांपल दिखा रही हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख रहे हो ये फील्डर है. दो अलग अलग कंडीशन है. ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है. तो फील्डर डायरेक्टली कैच कर रहा है बॉल, और जनरली आप देखते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा है. लेकिन फील्डर जब क्रिकेट मैच होती है वहां पे आप देखते होंगे धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाते ही फिर बाद में कैच कर रहा है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन यही है कि आपका जो फोर्स है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप बॉल को कैच करोगे तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा. ऑब्वियसली है, बॉल का जो फोर्स आएगा, जो इम्पैक्ट आएगा, दोनों में तो सेम ही आने वाला है, चेंज नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे टाइम कम है और यहाँ पे वो बॉल को धीरे धीरे नीचे ले जा रहा है. तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो ज्यादा आएगा, हाई आएगा. वेलोसिटी तो दोनों में सेम रहने वाली है, 0 ही होगी फाइनल वेलोसिटी. बॉल यहाँ पे कैच हो जाएगा, 0 हो जाएगी. यहाँ पे भी कैच हो जाएगा, 0 हो जाएगी. लेकिन ये फॉर्मूला से मैं आपको बता दूं कि अगर बॉल का मास दोनों कंडीशन में सेम है, वेलोसिटी दोनों में सेम है 0, तो F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t. टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब अगर जितना ज्यादा टाइम लेगा उतने फोर्स का इम्पैक्ट कम आएगा. अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो फोर्स इम्पैक्ट कम आएगा और टाइम कम ले रहा है तो फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा. अगर यहाँ पे वो डायरेक्टली कैच करेगा तो टाइम कम लगेगा और फोर्स इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, इसलिए इस केसेस में उसको इंजरी होगी. लेकिन यही केसेस के अंदर वो टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसका फोर्स का इम्पैक्ट डिक्रीज हो जाएगा और उसके हाथों में इंजरी नहीं होगी.